Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Let's start part first of our lecture 30. In previous lecture, we have studied joint and marginal probabilities, conditional probabilities, independent and dependent limit. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या थी? जब हम किसी सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं लेकिन सम कंडीशन हैज बीन इम्पोज्ड, सम अदर इवेंट हैज बीन अकर्ड, किसी और इवेंट के अकर करने के बाद हमारे पास किसी दूसरे इवेंट के अकर करने के चांसेस जब कैलकुलेट करने हो तो दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जब एक इवेंट के अकर करने के चांसेस दूसरे इवेंट की अकरेंस को इफेक्ट नहीं करते, चेंज नहीं करते, तो उसको हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं. और जब वो इफेक्ट करें तो वो हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट होते हैं. और मल्टीप्लिकेशन लॉ जो है वो हमारे पास चेंज हो जाता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए. आज हम पढ़ेंगे टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी. टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम एक दफा रिकॉल कर लेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हमने पढ़े थे. क्या होते हैं? ऐसे इवेंट्स जो साइमल्टेनियसली अकर नहीं कर सकते. ठीक है, कि ए अकर करेगा या बी अकर करेगा. ठीक है, अगर हमारे पास ए और बी दो इवेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? हमारे पास फाई सेट होता है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता. एग्जॉस्टिव इवेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे इवेंट्स कि जब हम उनका यूनियन लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? वो कंप्लीट सैंपल स्पेस के इक्वल होता है. स्टार्ट करेंगे टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी. लेट A1, A2 and A3 be the three mutually exclusive and exhaustive events, and let B denote some other event. Note for B to occur, it has to be in conjunction with at least one of A1, A2 and A3. Therefore, by applying the multiplication rule to the general situation of this type, we obtain the total law of probability. हमारे पास यहाँ पे 4 इवेंट्स हैं, A1, A2, A3 एंड B. A1, A2, A3 के बारे में वो हमें कह रहा है कि ये तीन हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं. और B हमारे पास क्या है? और ये जब हम कह रहे हैं कि ये तीनों A1, A2, A3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या होगा? वो फाई सेट होगा. और अगर हम इन तीनों का यूनियन लेंगे तो क्या होगा? हमारे पास कंप्लीट सैंपल स्पेस आ जाएगी. और बी के बारे में हमें क्या बता रहा है? लेट बी डिनोट सम अदर इवेंट दैट हैज टू बी इन कंजक्शन विद एट लीस्ट वन ऑफ दिस. ठीक है, कि हमारे पास बी जो है वो कम से कम भी इन तीन में से कम भी किसी एक के कंजक्शन में होगा. ठीक है, 2, 3 तीनों की कंजक्शन में हो सकता है, एट लीस्ट वन. देयरफॉर, और जब हम ऐसी सिचुएशन पे मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? दैट इज अ टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी. क्योंकि आप देखिए, जब हम कह रहे हैं कि बी टू अकर इट हैज टू बी इन कंजक्शन विद एट लीस्ट वन, एट लीस्ट वन में भी है तो बी एंड A1 ना, तो जब एंड आएगा हम प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड कर रहे होंगे? एंड की. तो वो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन रूल. और ऐसे सिचुएशन में जब हम मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? दैट इज ए टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी. इसके थोड़ी सी देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके से आता है. यहाँ पे आप देखिए, ये जो रेक्टेंगल है ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सैंपल स्पेस को. 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया, 1,
2 and this one is 3. मेंशन है हमारे पास A1, A2, A3 जैसे कि उसने हमें कहा था। अगर आप सिर्फ इन 3 पार्ट्स को देखें तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 सेट होगा, और जब आप इनका यूनियन लेंगे तो फिर क्या है हमारे पास, दिस विल बी ए कंप्लीट सैंपल स्पेस। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट की तरफ, बी की तरफ। बी हमारे पास जो सर्कल है, दिस इज डिनोटिंग ए बी इवेंट। अब आप देखें बी हमारे पास अकर कर रहा है इन कंजक्शन ऑफ A1, A2, A3। हम तीनों की कंजक्शन ले रहे हैं कि बी जो है वो A1, A2 और A3 की कंजक्शन में अकर कर रहा है। अब ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये हमारे पास A1 और B का कॉमन है, जहां पे B की अकरेंस हो सकती है, जो कि B की फेवर में है। ठीक है, दिस पार्ट इज कॉमन पोर्शन ऑफ A2 एंड B, दिस पार्ट इज कॉमन पोर्शन ऑफ A3 एंड B। अब आप देखें, जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ B फाइंड करनी है, ठीक है, तो क्या है, B अगर मैं सिर्फ कहूं कि B सेट हमारे पास किसके इक्वल होगा, अगर मैंने B लिखना है तो B किसके इक्वल है, B इज इक्वल टू A1 एंड B, A1 इंटरसेक्शन B, सेट को लिखते हुए हम इंटरसेक्शन यूनियन लिखते हैं, यूनियन B इंटरसेक्शन A2 यूनियन B इंटरसेक्शन A3। ये मेरे पास B इवेंट आ गया, B सेट आ गया। ऐसा ही है, ये पूरा सर्कल मेरे पास B है ना, तो इसको जब मैंने इन द फॉर्म ऑफ सेट लिख रही हूँ, इन द फॉर्म ऑफ कंजक्शन ऑफ A1, A2, A3 लिख रही हूँ, तो फिर क्या है, ये जो B और A1 का कॉमन पोर्शन है, दिस यूनियन दिस यूनियन दिस, इन तीनों का जब हम यूनियन लेंगे तो कंप्लीट B सेट हमारे पास आ जाएगा, B इवेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज B। अब जब हम B इवेंट पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी B एंड A1, यूनियन की जगह क्या आ जाएगा, एडिशन लॉ, प्लस प्रोबेबिलिटी B एंड A2 प्लस प्रोबेबिलिटी B एंड A3। ठीक हो गया। अब हमारे पास B और A1 पे एंड आ रहा है, इंटरसेक्शन है। जब इंटरसेक्शन है, हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करते हुए हम क्या देखते हैं कि जिन इवेंट्स पे हम मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो इवेंट्स डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आइदर A1 एंड B आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। B is dependent on the parts A1, A2, A3। आपके पास B की अक्रेंस A1 में डिफरेंट है, चेंज हो जाएगी, A2 में चेंज हो जाएगी, A3 में चेंज हो जाएगी। तो B क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जब ये हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो डिपेंडेंट इवेंट्स में हमारे पास रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हम अप्लाई कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1। इसी तरह मैं सेकेंड पार्ट के लिए अगर लिखती हूं इसके लिए, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2
into probability of B given A2 plus probability of A3 into into probability of B given A3. ओके तो अगर हम इसको जनरलाइज करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम समेशन अप्लाई कर देते हैं आई पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन आई, ए आई सबस्क्रिप्ट में जो है वो हमारे पास दोनों में सेम आता है। जब यहाँ पे 1 होगा तो ये क्या आ जाएगा 1, जब यहाँ पे 2 होगा आई तो ये क्या आ जाएगा 2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमने इस थ्योरम को समझने के लिए दैट जो हमारे पास सैंपल स्पेस थी इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3। इट कुड बी डिवाइडेड इनटू मोर देन 3 पार्ट्स, 4 5 6 7 जितने भी आपके सैंपल स्पेस को डिवाइड करते जाए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स में, ठीक है, तो वो चलता जाएगा। उसमें क्या होगा, ये हमारे पास आगे कंटिन्यू करता जाएगा, ठीक है, जो भी आता जाएगा आगे हम उसका ऐड करते जाएंगे। क्लियर है? अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ लिमिटेशंस जो हैं वो प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, assumptions जो हमारे पास गिवन है कि पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस इनटू 3 पार्ट्स होगी, ठीक है। टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमारे पास हर पार्ट की जो अकर करने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे A1 A2 A3 थे जो हमारे पास पार्ट्स हैं उनके अकर करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन होगी, नोन होगी। हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन AI फॉर एवरी I, हर पार्टीशन में हर पार्ट में B इवेंट के जो हमारे पास कॉमन इवेंट है जो अकर कर रहा है जिसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं उसके अकर करने के चांसेस हमारे पास नोन होंगे, ठीक है। ये 3 हमारे पास चीजें हैं, जब ये एग्जिस्ट कर रही होंगी तो हम उस पर टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 है आपके पास, देयर आर 3 बॉक्सेस each contain a different number of light bulbs. The first box has 10 bulbs of which 4 are dead. The second has 6 bulbs of which 1 is dead, and the third box has 8 bulbs of which 3 are dead. What is the probability of a dead bulb being selected when a bulb is chosen at random from one of 3 boxes? अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे कि आपके पास किस तरह से आपको पता चल रहा है कि दिस इज टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी और यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बाय डेफिनेशन। हम यहाँ पे अगर डेड बल्ब को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फाइंड करनी है। ऐसा ही है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डेड बल्ब बीइंग सेलेक्टेड व्हेन ए बल्ब इज चूजन एट रैंडम। जब हम चूज कर रहे हैं बल्ब को एट रैंडम किसी भी बॉक्स में से, तो डेड बल्ब सेलेक्ट होगा, इसके क्या चांसेस हैं। अब यहां पे आप देखें हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं। हमारे पास डेड बल्ब बॉक्स 1 से भी आ सकता है, बॉक्स 2 से भी आ सकता है, बॉक्स 3 से भी आ सकता है। जबकि इससे पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें अगर ये हमारे पास बाय डेफिनेशन सॉल्व होता तो उसमें क्या था, 3 बॉक्सेस होने की बजाय एक ही बॉक्स होता, सैंपल स्पेस हमारे पास डिवाइडेड ना होती पार्ट्स में। यहाँ पे हमारे पास जो सैंपल स्पेस है उसको हमने डिवाइड कर दिया है,
हमारे पास 3 बॉक्सेस पे डिपेंड कर रही है। हम इसको बाय ट्री डायग्राम कर सकते हैं। ट्री डायग्राम हमारे पास कैसे आती है, हम जितने भी पार्ट्स में डिवाइडेड है सैंपल स्पेस, उतनी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास 3 बॉक्सेस में डिवाइडेड है। दिस line represents, this branch represents box 1, this represents box 2, and this represents box 3. Now, each box contains dead bulbs, उसमें डेड बल्ब है या उसमें डेड बल्ब नहीं है। डेड बल्ब ना हो, इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, डी कॉम्प्लीमेंट से, उसका ऑल्टरनेटिव, उसका कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह बॉक्स 2 में भी हमारे पास 2 ऑप्शंस है, या तो हमारे पास डेड बल्ब होंगे या डेड बल्ब्स नहीं होंगे। डेड बल्ब्स, नॉट डेड बल्ब्स। सेम इज द केस विद बॉक्स 3। हमारे पास डेड बल्ब्स होंगे या डेड बल्ब्स नहीं होंगे। अब हम आगे आते हैं प्रोबेबिलिटीज पे। हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा, उसने कहा कि पार्टीशन इनटू पार्ट्स, ठीक है, पार्टीशन तो है हमारे पास, पार्ट्स में पार्टीशन है। उसके बाद उसने कहा एवरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई, यानी कि एवरी प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट इज नोन। तो हर पार्ट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास नोन होगी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई इज ऑल्सो नोन। ठीक है, तो यहाँ पे जो इवेंट अकर कर रहा है वो क्या है, डी। तो डी गिवन पार्टीशन जो है वो हमारे पास नोन होनी चाहिए। अब हम देखते हैं हमारे पास प्रोबेबिलिटीज कैसे नोन है। यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट्स है, बॉक्सेस है, तीनों बॉक्सेस के चूज करने के जो चांसेस हैं वो क्या है, इक्वली लाइकली। यहाँ पे उसने ये हमें नहीं बताया कि B1 को चूज करने के चांसेस ज्यादा हैं या कम है, कितने हैं। तो जब नहीं उसने बताया तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे वो जब ये कह रहा है बल्ब इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ 3 बॉक्सेस, ठीक है, उन तीनों में से कहीं से भी चूज किया जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं बॉक्सेस। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं तो क्या होगा, टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 3। बॉक्स 1 की फेवर में कितने बॉक्सेस हैं, 1। तो इसके अकर करने के चांसेस कितने हैं, 1/3। सेकेंड बॉक्स के अकर करने के चांसेस कितने हैं, 1/3। थर्ड बॉक्स के अकर करने के चांसेस कितने हैं, 1/3। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन बॉक्स 1। इसको ऐसा करते हैं, हम बॉक्स 1 की जगह ए कह देते हैं, A1 या B1 कह देते हैं, क्योंकि बॉक्स है ये B1 बॉक्स 1, दिस इज B2 बॉक्स 2 एंड दिस इज B3 बॉक्स 3। अब हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी क्या है, ये ब्रांच किसकी आ रही है, B1 से, तो दिस इज D गिवन B1। यहाँ पे ये हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ D गिवन B1। सिर्फ D की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये B के अकर करने के बाद D की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये कितनी है, हम देखते हैं बॉक्स 1 में हमारे पास टोटल कितने बल्ब्स हैं। द फर्स्ट बॉक्स हैज 10 बल्ब्स ऑफ विच 4 आर डेड। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने, 4, टोटल कितने, 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, दिस इज 4/10।
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन B1 ये कितनी होगी, सॉरी B2, हमारे पास सेकंड जो बॉक्स है उसमें कितने बल्ब हैं, सेकंड है 6 बल्ब्स ऑफ विच 1 इज डेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/6, और ये है क्या, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन B2। सेकेंड बॉक्स हमारे पास सिलेक्ट हो चुका है, उसके बाद डी के अकर करने के चांसेस कितने। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड बॉक्स जो है उसमें कितने हमारे पास बल्ब हैं, 8 बल्ब हैं ऑफ विच 3 आर डेड, टोटल 8 है, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास 3/8। अब हमें फाइंड क्या करनी है, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फाइंड करना था, ठीक है। जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी is equal to probability of part 1, that is box 1, and probability of dead ball given that box 1 is selected, plus probability of selecting box 2 plus probability of selecting box 2 and probability of dead bulb given box 2 plus probability of selecting box 3 into probability of dead bulb given box 3, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, हमारे पास प्रोबेबिलिटीज नोन है, हम इसमें प्रोबेबिलिटीज पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगा, ठीक है। 1/3 into 4/10 plus 1/3 into 1/6 plus 1/3 into 3/8. Thank you.